हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है RWA परिवार पे। देखिए डियर स्टूडेंट, आज आपका एक नया सेगमेंट यूजीसी नेट जेरा पे स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी, जैसे कि RWA के ऊपर आपके बहुत सारे पहले से सेगमेंट चले आ रहे हैं। एक नया सेगमेंट ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। अब हम सबसे पहले जिस सेगमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बारे में जो बेसिक जो जानकारी है वो आपसे यहाँ पे साझा करेंगे। ये क्या है यूजीसी नेट जेआरएफ, कैसे इसकी फेलोशिप हमें मिलती है, कब और कौन सी यूनिवर्सिटी में हमें पीएचडी के अंदर एडमिशन लेना चाहिए, और कितनी एज तक ही हम इस एग्जाम को फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हैं, है ना। तो ये सब बातें हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, 1 to 1 एक एक बात आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले बात आती है डियर स्टूडेंट कि भाई इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारा यूजीसी नेट के अंदर कि 3 पार्ट्स के अंदर हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है जेआरएफ, है ना। जेआरएफ की बात जब हम करते हैं तो हमारी जो फेलोशिप है वो इसी सेगमेंट में आती है। अब बात आती है कि इसके लिए अलग पेपर होता है क्या और नेट के लिए अलग होता है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जेआरएफ के लिए भी, नेट के लिए भी और पीएचडी एडमिशन के लिए भी, तीनों के लिए पेपर आपका एक ही होता है। एक पेपर के अंदर ही आपकी कट ऑफ बनती है। जो मैक्सिमम मार्क्स जिसके अंदर आते हैं, जो उनकी क्राइटेरिया है, उसके अंदर आपको जेआरएफ मिलेगा। लगभग जेआरएफ और नेट के बीच में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन का डिफरेंस रहता है दोनों के बीच में। उसके बाद जो अभी लास्ट ईयर से तीसरा पार्ट इसके अंदर जो ऐड हुआ है वो है पीएचडी एडमिशन। अब आप कहेंगे इन तीनों में अंतर क्या है? तीनों के अंदर जो अंतर की अगर मैं बात करूं यहां पे आपसे, सबसे पहले जेआरएफ की बात करिए। आपने पास कर लिया जेआरएफ, है ना, तो आपको किसी न किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा जेआरएफ के बाद में। जब आप पीएचडी के अंदर इनरोल हो जाओगे तो उसके पीएचडी के बाद में आपकी एक आरएसी होती है कोर्स वर्क के दौरान। जब आप कोर्स वर्क उस दौरान वहां पे कर रहे होंगे तो उसी के बाद आपकी फेलोशिप वहां पे स्टार्ट हो जाती है। बात आती है कि ये जो फेलोशिप की बात कर रहे हैं कितनी अमाउंट है इसकी, है ना। तो भाई इसके लिए अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी में आप कर रहे हैं तो लगभग है कि 45-46 ओवरऑल इसके अंदर आपकी एचआरए, कंटिजेंसी, ये सब मिला के आपको मिल जाता है। तो एक बहुत ही अच्छी एक अमाउंट यहाँ पे आपको मिलते हैं 46-48, और 5 साल तक मिलेगी। अब आप कहेंगे ये 46 और भी बढ़ सकती है क्या इसमें? यस, शुरुआती जो 2 साल है उसमें 46 रहती है जब तक ये जेआरएफ रहता है, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप की बात मैं कर रहा हूं। और जब 2 साल आपका कंप्लीट हो जाता है और आप अपनी पीएचडी के अंदर कम से कम जो भी आपने चैप्टर्स आपने बनाए हैं पीएचडी के अंदर, थीसिस के अंदर, तो उसमें कम से कम 2 चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिए हो, 1-2 रिसर्च पेपर आपने लिख लिया हो, उसके बाद में तो आपका ये जेआरएफ मीटिंग होने के बाद में एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। और आपकी जो फेलोशिप है वहां पे ये बढ़ जाती है, लगभग 55 तक ही आपकी पहुंच जाती है। तो ये तो थी बात जेआरएफ की, जहां पे आपको एक अच्छी खासी सैलरी भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेट की। अब यहाँ पे लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर। जब रिजल्ट हमारा आता है ना, तो उस रिजल्ट के अंदर हमारा लिखा आता है, जिस स्टूडेंट का जेआरएफ है उसमें लिखा आता है जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाइड है। और जिस स्टूडेंट का जेआरएफ नहीं होता है, सिर्फ नेट होता है, तो उसके लिए लिखा आता है कि ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर। अब आप अंतर क्या है इन दोनों में कि अब आप पीएचडी भी कर सकते हैं नेट के बेस पे, अब आप प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो अलग अलग स्टेट के अंदर जो वैकेंसी आती है उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं आप। वो सिर्फ नेट के बेस पे भी हो सकते हैं, आप पीएचडी भी यहां पे कर सकते हैं। फिर आप कहेंगे इसमें कोई फेलोशिप नहीं मिलती क्या? हमें मिलती है। एक तो है कि देखो वो स्टूडेंट जिसका बहुत ही कम मार्जिन से जेआरएफ नहीं हो पाया है, 1 या फिर 2 क्वेश्चन से जेआरएफ रुक गया है, तो उसके लिए कई सारी फेलोशिप हमारी रहती है। वो विस्तार से उनके बारे में फिर बात करेंगे, है ना। तो फेलोशिप मिलती है लेकिन इतनी नहीं मिलती है आपको, लगभग कि 15 to 20,000 के अप्रोक्स यहाँ पे आपको फेलोशिप मिलती है। अब इसके बाद बात करते हैं पीएचडी एडमिशन के लिए ना। देखो डियर स्टूडेंट, पहले अब से 1 साल पहले आपकी सभी जो यूनिवर्सिटीज है वो अपने अपने एंट्रेंस कराया करती थी, अपने एंट्रेंस कराती थी और उसके बाद में पीएचडी में एडमिशन ले लेते थे। लेकिन अब एंट्रेंस जो है वहां पे
समाप्त हुआ है और जेआरएफ, नेट और ओनली पीएचडी के आधार पे जो एक ही जो नेट का जो रिजल्ट आता है उसी सर्टिफिकेट के अंदर ये हमारा मेंशन होता है कि आप यहाँ पे जेआरएफ है, आप यहाँ पे नेट है या आप यहाँ पे ओनली पीएचडी है ना। अगर आपके यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई सीट ज्यादा है आपके पास में और यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई ठीक ठाक जेआरएफ कैंडिडेट नहीं है, नेट कैंडिडेट नहीं है, तो फिर हम जो है ओनली पीएचडी के लिए हम यहाँ पे कंसीडर यहाँ पे करते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात करते हैं डियर स्टूडेंट। दूसरी बात क्या है, बात आती है क्वालिफिकेशन की, कि इसके अंदर जो परसेंटेज है, कि जो यहाँ पे परसेंटेज है इसकी बात करते हैं कि भाई एमए के अंदर और ग्रेजुएशन के अंदर दोनों की बात अलग अलग बात करें यहाँ पे। जैसे कि एमए की है, सबसे पहली बात तो यह कि कई स्टूडेंट पूछते हैं कि इसमें मास्टर डिग्री हमारी कंप्लीट होनी चाहिए क्या, तो मैं कहता हूं कि नहीं, जरूरी नहीं है कि आपको फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही दोनों ईयर्स का आप तभी डालेंगे, नहीं। फर्स्ट ईयर आपकी कंप्लीट हो, सेकेंड ईयर में आपने इनरोल कर लिया हो, तो तब भी आप नेट के लिए आप एलिजिबल है। जैसे कि अभी आपका एग्जाम है जनवरी फर्स्ट वीक में है और स्टूडेंट सेकंड ईयर में परसुइंग है, तो एग्जाम दे रहा है वो इस बार, कोई दिक्कत नहीं है, एलिजिबल है, उसकी फेलोशिप भी मिलेगी अच्छे से कंप्लीट करने के बाद में एमए, और वो पीएचडी में एडमिशन ले लेगा। अब दूसरी बात आती है डियर स्टूडेंट कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि भाई जो ग्रेजुएशन तो जो है वो करते हैं, कोई बीटेक कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है, और फिर उसके बाद में वो एमए कर लेता है, किसी हिस्ट्री से कर लेता है, ज्योग्राफी से कर लेता है, पॉलिटी से कर लेता है, हिंदी से कर लेता है। फिर बात आती है क्या वो एलिजिबल है? बिल्कुल पूरी तरीके से है। उसके बाद जब प्रोफेसर बनते हैं, क्या उसमें भी एलिजिबल है वो स्टूडेंट? तो मैं कहता हूं कि यस, उसमें भी एलिजिबल है वो स्टूडेंट। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट है, इनका कॉम्बिनेशन होना ये बिल्कुल भी यहां पे मैटर नहीं करता। आप कहेंगे मैटर कहां करता है फिर ग्रेजुएशन के और पीजी के सब्जेक्ट का मैच होना? ये टीजीटी और पीजीटी में मैटर करता है, प्रोफेसर और नेट में बिल्कुल भी नहीं करता। परसेंटेज की बात करते तो जो जनरल कैंडिडेट है, जनरल श्रेणी के अंदर जो आते हैं, उनके लिए मास्टर डिग्री में 55% होना कंपलसरी है, तब ही आप यहां पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर बात आती है कि ओबीसी एससी के लिए क्या परसेंटेज रहेगी, तो उनके लिए 50%, यानी कि 5% का डिस्काउंट है। जो हैंडीकैप है और एससी है, ओबीसी है, इनके स्टूडेंट के लिए। ये बात यहां पे परसेंटेज की मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी आपको, है ना। इसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन वाली बात जो लिखी है, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब 4 साल के तहत आप ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करते हैं, तो आप उसके बाद ही डायरेक्ट एलिजिबल हो जाएंगे नेट जेआरएफ परीक्षा के लिए। उसमें आपको फिर पीजी में एडमिशन लिए बिना भी आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ये दोनों बातें यहाँ पे ध्यान में आपने रखने वाली है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और सभी ध्यान से सुनना इस बात को। माना कि आपकी परसेंटेज, आप क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, 55 के ऊपर आपका मान लीजिए 56 है, 57 है, 60 है, और आपने एग्जाम दिया और आपने नेट निकाल लिया। इसके बाद नेट निकालने के बाद में आपको एक मौका दिया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, कैसा कि भाई आप किसी भी एक साल के या तो ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, इन दोनों में से एक साल के एग्जाम दे सकते हैं नेट निकलने के 2 साल बाद। एक ये नियम है। क्यों? आप अपनी परसेंटेज को बढ़ाने के लिए, आपने मास्टर की परसेंटेज को बढ़ाना है, आपने ग्रेजुएशन की परसेंटेज को बढ़ाना है, तो आप 1 साल दे सकते हैं अपनी परसेंटेज। भाई किसी को गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर आना है तो आ सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब डियर स्टूडेंट, इसके बाद यहां पे बात हमने की कि एज लिमिट की बात करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं ओनली फॉर पीएचडी या फिर यूजीसी नेट की असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो इसमें तो एज लिमिट मैटर नहीं करती। आपकी एज 35 है, 40 है, 45 है, 50 है, अरे 50 80 क्यों ना हो, तब भी कोई समस्या नहीं है। तब भी आप नेट क्वालिफाई करके 55 की उम्र में भी आप प्रोफेसर बन सकते हैं भाई। हाँ, लेकिन जेआरएफ के लिए मैटर करता है, जेआरएफ के लिए ये मैटर करता है। अब आप कहेंगे जेआरएफ के लिए क्या? देखो, जो सरकार आपको फेलोशिप देगी ना, अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर है तो आपकी एज 30 साल ही होनी चाहिए। आप अदर कैटेगरीज में हो, ओबीसी एससी में, तो आपको रिलैक्सेशन यहां पे दिया जाता है, आप 35 तक यहां पे आपका चल जाएगा, 35 तक। ठीक है, बाकी नेट और ओनली फॉर पीएचडी में ये मैटर यहां पे बिल्कुल भी नहीं करेगा एज वाला। अब आप कहेंगे
कि शुरुआत कितनी एज से होती है। जैसे भाई कई वैकेंसी में हम देखते हैं कि 18 ईयर्स से स्टार्ट होता है, कि कोई 21 से होता है। नहीं, इसमें ऐसा कोई मैटर नहीं करता। आप जिस समय आप अपनी एकेडमिक एलिजिबिलिटी को पूरा कर लेते हैं तो आपकी शुरुआत तभी से यहां पे मानी जाएगी भाई, ठीक है। ये आपकी शुरुआत होगी। इसके बाद मैं आप सभी स्टूडेंट के कमेंट लूंगा, एक एक स्टूडेंट के। तो ये बस और एक्सप्लेन कर दे जो बेसिक जो जानकारी है, उसके बाद मैं सारे जवाब आपको दूंगा यहाँ पे, है ना भाई। ये बात कर ली मैंने अदर फेलोशिप की और पीएचडी के एडमिशन की। अब बात आती है पीएचडी एडमिशन की, कि भाई पीएचडी के अंदर एडमिशन कैसे होता है हमारा। देखिए डियर स्टूडेंट, सभी यूनिवर्सिटीज अपने अपने सीटों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने सभी उसमें सब्जेक्ट्स के अंदर सीट निकालती हैं। मान लिया हिस्ट्री में 45 है, पॉलिटिकल साइंस के लिए 20 है, किसी के लिए कितनी भी है, ज्योग्राफी के लिए है, केमिस्ट्री के लिए है, बॉटनी के लिए है, जूलॉजी के लिए है, ठीक है। उसके लिए फिर फॉर्म हमारे आते हैं। फॉर्म आने के बाद में आप उसको फिल करके उसके बाद में आप इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है एक रिसर्च प्रपोजल के साथ में। वो रिसर्च प्रपोजल जब आप लेके आते हैं उससे आपके क्वेश्चन होते हैं, और उसी आधार पे, आधार तो प्रीफरेंस की बात हम करेंगे तो जेआरएफ को दी जाती है, उसके बाद में नेट को दी जाती है, उसके बाद में फिर हम यहाँ पे बात करते हैं आपके पीएचडी को दी जाती है अगर सीट है वहां पे, है ना। तो फिर आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। एडमिशन होने के बाद में फिर आपका कोर्स वर्क होता है, उसी बीच में आपकी आरएससी हो जाती है और वहीं से फेलोशिप आपकी स्टार्ट हो जाती है। ये लगभग कुल मिला के टोटली जो प्रोसीजर है यूनिवर्सिटीज पे डिपेंड करता है। फिर भी अगर मैं बात करूं तो 5 से 6 महीने इसके अंदर लग जाते हैं सारी प्रक्रिया के अंदर भाई, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एग्जाम पैटर्न का, कि भाई जैसे कि हम देखते हैं कि भाई क्वेश्चन कितने आएंगे इसमें और कितने पे हम पास कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कितने आएंगे तो आते हैं 150 सब्जेक्ट के और जनरल पेपर के और सब्जेक्ट के। जनरल पेपर ओनली 50 क्वेश्चन और सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन। आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, ये तो सारी जगह आता है। ये 50 क्वेश्चन सारी जगह मिलेंगे। हाँ, सब्जेक्ट के अपने अपने रहते हैं 100 क्वेश्चन। तो टोटल 150 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। कोई भी निगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है भाई। 300 नंबर का पेपर है तो आप कहेंगे 300 में से हम लगभग है कि 100 नंबर तो अगर आंख बंद करके भी करेंगे तो 60, 70, 80 तक तो हम चले जाएंगे बिल्कुल। उसके बाद में आपकी मेहनत की जरूरत होती है। यहाँ पे मेहनत जरूरी है। हाँ, ये बात सही है कि भाई जब निगेटिव होने का डर नहीं है तो स्टूडेंट सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करता है। 3 घंटे का समय होता है, ये बात सच है, ठीक है। तो 300 नंबर का पेपर, 150 क्वेश्चन यहाँ पे आपके होते हैं। 3 घंटे का समय यहाँ पे आपका होता है। पेपर ऐसा नहीं है कि पहले ये होगा उसके बाद में ये होगा। एक ही पेपर के अंदर जो है ये 150 क्वेश्चन आएंगे। आपकी मर्जी है, आप पहले सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करो 50 क्वेश्चन के बाद में। हाँ, शुरुआत में आपको स्क्रीन के ऊपर यही 50 क्वेश्चन यहाँ पे दिखेंगे। आपका मन है कि मैं तो इसमें शुरू के 10 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद में मैं सब्जेक्ट जाना चाहता हूँ, सब्जेक्ट करना है मुझे तो पहले, तो आप सब्जेक्ट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गई बात, ठीक है। बात आती है कि भाई इसकी कट ऑफ कितनी जाती है। ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ बहुत ही शानदार जा रही है। 300 में से लगभग जो जेआरएफ है 220, 225 तक जेआरएफ हो रहा है। हिस्ट्री की, जनरल की बात कर रहा हूं मैं, हिस्ट्री की यही कट ऑफ लगभग 200 तक रहती है। हिस्ट्री के बाद में अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि और सब्जेक्ट में, भाई जैसा इकोनॉमिक्स की बात करेंगे थोड़ा सा कम रह जाता है। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है भाई। ये वाली बातें आ गई। अच्छा, अब लगभग है कि मैंने इस पार्ट के अंदर जो भी बेसिक जो जानकारी है वो आपको यहाँ पे देने का प्रयास किया है। फिर भी आपके जो भी अगर डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरीज है, जो टोल फ्री नंबर है, या आप कमेंट में हमें करके इसको बताइएगा और हम आपके डाउट को दूर करने का प्रयास करेंगे। एक बात और डियर स्टूडेंट, अभी आप जो है 20 दिन बाद लगभग, है ना, एग्जाम में बैठ रहे हैं, जो ये हमारा होने वाला है दिसंबर लास्ट जनवरी के अंदर, है ना। सभी स्टूडेंट बहुत बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। इसमें एक छोटा सा योगदान हमारा भी आप लोगों के लिए रहेगा। हम भी 15 तारीख से आप लोगों के लिए सब्जेक्ट में भी और जनरल पेपर में भी पूरी टीम के साथ आप लोगों के लिए मेहनत करने आ रहे हैं, है ना।
सभी पार्ट पेपर फर्स्ट के और लगभग सभी सब्जेक्ट के हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। चैनल को लगातार फॉलो करते रहिए, है ना। बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार कंटेंट के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर।